नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज के आपके आज के इस नेक्स्ट कड़ी के अंदर। और आज का अपना जो एजेंडा होगा वो मूल रूप से हम क्या रखेंगे, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पत्रिकाएं एवं महत्वपूर्ण साहित्य, ये हमारा एक टॉपिक होगा। दूसरा होगा ब्रिटिश भारत में बनी आयोग एवं समितियां। फिर हमें देखने को मिलेगा कांग्रेस एवं उनके महत्वपूर्ण अधिवेशन। ब्रिटिश भारत में हुए किसान, जनजातीय, श्रमिक, असंतोष एवं उनसे पनपी आंदोलन। इसके बाद हमारा प्रयास होगा प्रेस, शिक्षा और फिर उसके बाद समाज, व्यापार इत्यादि के क्रमिक विकास ब्रिटिश भारत के संदर्भ में। और मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये पर्याप्त इंफॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं इससे आगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से भी है और वैसे भी आपको जानना चाहिए कि ऑर्डर थोड़ा सा मैं बदलना चाहूंगा। सबसे पहले हम आपको पढ़ाना चाहेंगे ब्रिटिश भारत में बनी आयोग एवं समितियों का जिक्र कराना चाहूंगा। ध्यान आपको देना चाहिए कि ब्रिटिश भारत में बनी सबसे पहली जो समितियां थी वो आपका उसका शुरुआत जो होता है मूल रूप से वो डलहौजी के समय से स्टार्ट होता है। हालांकि उससे पहले भी कुछ समितियां बनी, पर मूल रूप से जो समितियों का प्रारंभ हम मानेंगे वो डलहौजी के टाइम से मानेंगे। और डलहौजी के टाइम में कौन कौन सी समिति बनती है तो आप देखोगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो नोट पॉइंट है कि डलहौजी के टाइम पर, डलहौजी के समय इनाम कमीशन। अब ध्यान रखिए ये क्या था, तो ये भूमि सुधार से संबंधित मामला था। इसके अंदर क्या था, तो ऐसे सभी जमीनों का खोज करना था जो टैक्स विवेचना से परे हैं, यानी जिन पर टैक्सेशन नहीं हो रहा है, यानी ये भूमि सुधार संबंधी था या भूमि विवेचना संबंधी था, ये आप बात कर सकते हैं। हालांकि इसी के टाइम में शिक्षा को लेकर के इस पॉइंट को उठा ले तो एक और आपका आयोग था, उसको कहते हैं हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, अर्थात चार्ल्स वुड आपका काउंसिल समिति, यानी शिक्षा को लेकर के आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच काउंसिल समिति,
ये कहलाता है। ये इसका किससे जुड़ाव रहता है? ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ संस्थान है। किसके समय का है? तो डलहौजी। क्या तारीख लगाए इसके सामने? 1814। क्लियर है? तो आपका आयोगों का जो संदर्भ और शुरुआत है, अब आपको याद हो गया होगा। पीछे के वीडियोज में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे आपको वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर का ऑर्डर याद करवाया गया है। ये चार्ल्स ऑफ गुड डिस्पैच आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे डलहौजी के टाइम पे आया था। बात शिक्षा की अगर होगी तो आपका 1834 में जारी मैकाले मैनूट्स का भी होगा, जो किसके समय में आया था? मैकाले का माइनूट्स था। और ये विलियम बेंटिक के समय मैकाले जब विधि सदस्य के रूप में भारत आते हैं तो शिक्षा पे फोकस करने के लिए मैकाले मैनूट्स बनाया जाता है, जिसमें फोकस किया गया था अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बना करके और शिक्षा का पाश्चात्यकरण करने का प्रयास किया गया था। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स ऑफ गुड डिस्पैच काउंसिल का जो रिकमेंडेशन था, वो रिकमेंडेशन ये था, ध्यान रखने वाली बात है कि शिक्षा आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी दिया जाना चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज कहने का तात्पर्य है मेरे भाइयों एवं बहनों कि प्राइमरी लैंग्वेज कहते हैं। प्राइमरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो प्राइमरी लैंग्वेज जो आपका वहां का मूल भाषा है, जहां हिंदी है हिंदी, जहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली है, उस हिसाब से। इससे पीछे जाएंगे तो कहा जाता है आधुनिक शिक्षा के प्रसार में प्रथम प्रयास जो था 1813 के चार्टर में आया था, जब शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। अगर हम शिक्षा को लेकर चले तो ये डेवलपमेंट है। और 2 कंडीशन डलहौजी के टाइम आपको याद रखना होगा, एक इनाम कंडीशन और दूसरा आपका है चार्ल्स ऑफ गुड डिस्पैच। और अगर आपका ध्यान दिलाओ प्रेस को लेकर के, तो प्रेस का प्रारंभ का जो श्रेय है भारत में वो जाता है सर अगस्टस सिक्की का। आपका ये मामला 1780 का। इसके बाद आप देखोगे कि बेलेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और इसको कहते हैं बेलेजली का प्रतिबंध। हालांकि बाद में बेलेजली के प्रतिबंध को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया। और किसने दिया था वो रिलीफ? बेलेजली के प्रतिबंध को, प्रेस पर लगे प्रतिबंध को रिलीफ देने वाला बेंटिक, एमहर्स्ट, जल्दी बताओ। एमहर्स्ट कहते हैं। हाँ, नहीं, मुक्तिदाता तो मार्कोव को कहते हैं, पर आपका प्रेस पर जो मेनली प्रतिबंध लगा था उसको एनलाइटन किया था, हल्का किया था। किसने किया था बेलेजली के बाद? नहीं, आपको प्रेसों का अगर इतिहास बताया जाए तो ध्यान आएगा केजी के टाइम पे क्या हुआ था, तो देखेंगे प्रेस पर लगे प्रतिबंध को किसने समाप्त किया था। तो आपको प्रेस का एक ऑर्डर याद ही करवा देता हूं। चलिए, ये यहाँ पे फोकस आ रहा है, कैमरे में विजिबल है ये एरिया, तो देखिए। सबसे पहले जो क्या हुआ, प्रेस को लेकर के आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए। 1780 ईस्वी जेम्स अगस्टस हिक्की आपका, इन्होंने बंगाल गजट नाम से पेपर शुरू किया। न्यूज़पेपरों का एक इतिहास डेवलप होता है। आपको पता चलना चाहिए कि इस समय तक काफी ठीक ठाक संख्या में न्यूज़पेपर छपने लग गए थे। सबसे ज्यादा इसमें बंगाल गजट, इंडिया गजट, बॉम्बे हेराल्ड वगैरह छपे। लेकिन जो पर्सनल लेवल पे, साहित्यिक लेवल पे न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा छपना शुरू हुआ था, वो दौर था आपका 1818 का। और याद करिए 1818 का दौर किसका था? मराठा का अंतिम रूप से विलय, राजस्थान के विभिन्न राजपुताना के राज्यों का विलय, पत्र पर सिग्नेचर करना किसके साथ? तो आपका इस समय हेस्टिंग का शासन चल रहा था, 13 से 23 हेस्टिंग का। तो प्रेस पर बेलेजली के प्रतिबंध को जो 1799 में लगाया गया था वो कब हटाया गया? 1800 उस बेलेजली का प्रतिबंध को कब हटाया गया? तो ये प्रतिबंध हटाया जाता है 1816 के आसपास। और उसके बाद धड़ल्ले से न्यूज़पेपर, तो दिग्दर्शन ये भी कलकत्ता से निकलता था, समाचार दर्पण विलियम कैरी का, और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का। आपको राजा राम मोहन राय बात शायद बोला होगा। मिरातुल अखबार फारसी में छपता था। ये सारा का सारा न्यूज़पेपर जो है आपको ध्यान रखना है
1818 मिरातुल अखबार, उसके बाद आपका बंगदूत, ये सब कब छप रहा है? 1822। तो ये 1822 का दौर किससे संबंधित है दोस्त? ये है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो थोड़ा सा प्रेस को भी समझिए। तो आपका ये डेवलपमेंट जब सेमेस्टर सीखी, इसके बाद 1798 पर बेलेगली का प्रतिबंध, और बाद में फिर इसने आपको थोड़ा सा आजादी दी, आजादी देने वाला लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहला अखबार बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था, और बंबई से प्रकाशित होने वाला पत्र पहला अखबार था बॉम्बे हेराल्ड। मद्रास से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था मद्रास कुरियर। ये सब आपको एक लिस्ट के माध्यम से पत्र और पत्रिका एवं प्रेस संबंधी चीजों को पढ़ाते समय भी पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट है मिरातुल अखबार 1822 में राजा राम मोहन राय, ध्यान रखेंगे। बंगदूत में भी राजा राम मोहन राय का नाम आता है, एवं द्वारकानाथ टैगोर जो राजा राम मोहन राय के सहयोगी थे। ये सब किसके दौर का है? ये सब दौर है आपका 1822। कौन सा? आपका 1813 से 23 लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स का दौर है। चलें आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं। तो देखेंगे आप यहां से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो अब इसके बाद सीधा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? मैकॉफ को, जिनने 1826 में प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध को हटा दिया था। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मैकॉफ को। अब आगे बढ़िए, हम अब किस दौर में आ गए हैं? आपको वापस चले तो देखें शिक्षा पे डेवलपमेंट। इसके बाद क्या हुआ? फिर से शिक्षा पर वापस ला रहा हूं। जेम्स अगस्टस की बेलेगली का प्रतिबंध, फिर आपका 1813 से 23 वाले कौन? सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का प्रेस पर से प्रतिबंधों को थोड़ा कम करना, और फिर 1815 1835 36 मैकॉफ के टाइम पे भारतीय प्रेस का कंप्लीट मुक्त हो जाना। आप देखेंगे 1835 36 के दरमियान भी इंडियन प्रेस का ठीक ठाक डेवलपमेंट होगा, और कई सारे समाचार पत्र और छपने शुरू होंगे। तो इसके बाद बॉम्बे टाइम्स छपता है, जो ही बॉम्बे टाइम्स बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया बनेगा। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे टाइम्स ही बाद में क्या बन जाता है? टाइम्स ऑफ इंडिया। एक दादा भाई नौरोजी के द्वारा छापा गया अखबार था, बॉम्बे से ही छपता था, और वो क्या था? गुजराती पाक्षिक था, और नाम क्या था? रस गुप्ता। ये किस भाषा में था? तो आपका गुजराती। दादा भाई नौरोजी, बीएल महावारी, दादा भाई नौरोजी और बीएल आलावारी, ये दो व्यक्ति थे जिससे संबंधित है। दादा भाई नौरोजी को ही ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वयोवृद्ध यानी पितामह। ब्रेन डेथ थ्योरी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखा था। और ये पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के संसद में प्रिंसिपली से चुनाव जीत के गए थे, जिनकी 1892 में जिनकी असिस्टेंट भिकारी कामा, जो पेरिस में इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था, और स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर तिरंगा झंडा फहराने वाली प्रथम महिला के रूप में सुशोभित रहेंगे। याद है सारी बातें जो आपको बताया गया? आप याद रखिए, रक्तगुप्ता जो मैगजीन है, ये किस समय का है? 1851। इस समय किसका शासन आ गया था भारत में? डलहौजी का। रक्तगुप्ता का मैगजीन है, ये भी डलहौजी के समय का है। इससे पहले का मैगजीन आपको बताया बॉम्बे टाइम्स, जो आज भी छप रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से। इससे पहले जाएंगे तो बंगदूत, मिरातुल अखबार आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आप यहां से देखेंगे उर्दन पार्टनर के बारे में पूछा जाता है कि इसने भी बाद में प्रतिबंध झेला था 1826 में। और क्या प्रतिबंध था? तो ये पहला आपका साप्ताहिक पत्र था। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं जिसके बारे में आप जानिए। नाम अभी इसलिए ले रहा हूं, बाद में लिस्टिंग को कंप्लीट करवाने में आसानी होता है। तो यहाँ हमने यहां तक देखा शिक्षा का विकास। शिक्षा के विकास के क्रम में इसके बाद हमें क्या देखना होगा? तो अब देखेंगे इसके बाद सीधा कहां जाएंगे हम। इसके बाद सीधा देखें 1813 का चार्टर, 1834 का मैकलेलन नोट्स। उसके बाद आपका देखेंगे यहां से चार्ल्स ऑफ वुड डिस्पैच। इसके बाद शिक्षा में जो सबसे मेन काम हुआ है वो हुआ है हंटर कमीशन, यानी हंटर कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था 1882 में। और वापिस इनका कहना था कि शिक्षा का माध्यम प्राइमरी लैंग्वेज होना चाहिए, प्राथमिक भाषा होना चाहिए। हंटर कमीशन का
रिकमेंडेशन यही था। आगे देखा जाएगा हंटर कमीशन के बाद क्या होता है शिक्षा के क्षेत्र में काम। रैले कमीशन आता है 1902 का। 1902 का रैले कमीशन, इसे विश्वविद्यालय आयोग बोला गया था। रैले आयोग आता है तो आपसे पूछा जाता है कि हंटर कमीशन के समय, हंटर कमीशन किसके समय आया, तो आप बोलेंगे रिपन के समय। रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। रिपन के समय आपका प्रेस वर्नाकुलर एक्ट जो लिटन के समय लगाया जाता है उसे दोस्त खत्म कर दिया जाता है। लिटन हालांकि साहित्य में बहुत इंटरेस्ट रखता था, है ना, और बोला जाता था, लेकिन ध्यान रखना यह है कि उसने प्रेस के प्रति बहुत सख्त रुख अख्तियार किया क्योंकि उसे पता था कि इसमें बहुत पावर है। क्या किया उसने, तो वर्नाकुलर एक्ट के थ्रू सभी प्रेसों को आजादी छीन ली गई। बाद में आपका रिपन ने फिर से प्रेस को आजाद किया। लिटन के टाइम में 1778 वाला आर्म्स एक्ट आया। लिटन के टाइम पे आप देखोगे कि आपका जितने भी प्रकार के कड़ाई किया गया था रिपन के टाइम में ढील दिया गया उसने। रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। कलकत्ता में म्युनिसिपैलिटी का डेवलपमेंट भी करना इसका एक प्रयोग के तौर पे था। भारत का उद्धारक भी कहते हैं। इसी के समय में नियमित जनगणना शुरू हुआ, हालांकि 1781 है ना, मेयो के समय में जो एक बार कोशिश किया गया था। इसी के समय में एल्बर्ट बिल विवाद आया। ध्यान रखने वाली बात है, हंटर कमीशन आप यहां देख ही रहे हैं, तो हंटर कमीशन को मूल रूप से यहाँ पे हमें उल्लेखित करना है, याद करना है। ये किसका दौर था, ये चल रहा है दौर आपका बंगाल विभाजन से। आपको कौन याद आता है, कर्जन। ये दौर है लॉर्ड कर्जन का। तो कर्जन का दौर है। रेलवे आयोग किससे संबंधित है, यूनिवर्सिटी। 1904 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ये 1904 में क्या है, तो आपका कर्जन के समय ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है। ये शिक्षा संबंधी कानून है। इसके बाद देखेंगे सैडलर कमीशन। इसके बाद आता है सैडलर कमीशन जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। सैडलर कमीशन 1917, जिसके रिकमेंडेशन पे आपको बाद में पटना में यूनिवर्सिटी खोला जाता है। अरे विश्वविद्यालय से संबंधित था, है ना, सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन किसके समय आया है, तो आप याद करेंगे किसके समय में है, ये चैम्सफोर्ड के समय में है। ये है चैम्सफोर्ड के समय में है। और इसके अंदर क्या था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित आपका ये कमीशन था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित मामले देखने थे इसके अंदर। और आपको क्या होना था, ध्यान रखने वाली बात है, देखेंगे इसके अंदर। तो कुल मिलाकर के आपको भारतीय प्रेस संबंधी अगर साथ में पहला डिस्कशन आपका और लेकर के चलूंगा तो ध्यान देना इंडियन प्रेस में डेवलपमेंट्स क्या हो रहे थे। अब देखेंगे अभी दौर कहां आ गया, प्रेस हम साथ साथ लेके चल ही रहे हैं। 1780 का जेम्स अगस्टस की बेलेगली का प्रतिबंध, बाद में प्रतिबंध का हटाना किसके द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा। उसके बाद फिर होता है कंप्लीटली प्रतिबंध किसके टाइम पे हटता है, मेटॉफ के टाइम पे। मेटॉफ के टाइम पे हटाएगा प्रतिबंध को। बाद में अपना 1878 में प्रेस वर्नाकुलर एक्ट किसके समय में है, लिटन के समय का, लिटन के समय का प्रेस वर्नाकुलर एक्ट, ये लगा करके बहुत सारे अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया गया। मूल रूप से इसके रडार पे शो प्रकाश को रखा गया। पायनियर अखबार ने इसका समर्थन किया। शो प्रकाश अखबार का संबंध जो है वो किससे है, ईश्वरचंद विद्यासागर। शो प्रकाश किससे संबंधित है, ईश्वरचंद विद्यासागर। अब प्रथम बांग्ला पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था, हालांकि इसके प्रथम संपादक जो है द्वारकानाथ विभूषण को बोला जाता है। प्रथम संपादक जो थे द्वारकानाथ विभूषण, लेकिन जिस समय आपको प्रतिबंधित किया गया था उस समय ईश्वरचंद विद्यासागर क्या जुड़ा, शो प्रकाश से था। किससे था, शो प्रकाश। आगे बढ़िए। अब इसके बाद 1878 में प्रतिबंधित किया गया और आपका रिपन के द्वारा ये वर्नाकुलर एक्ट खत्म कर दिया जाता है। तो अभी तक प्रेस का डेवलपमेंट में हम 1882 पहुंच गए हैं और शिक्षा के डेवलपमेंट में भी हम कहां पहुंच गए हैं, 1882 का रास्ता तय करते हुए 1917 के सैडलर कमीशन तक आ चुके हैं। देखिएगा भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास के अंदर हम अगर और दोबारा बात करें तो जेम्स अगस्टस हिक्की का 1780 के अंदर अखबार निकालना, द बंगाल गजट, और उसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर
के ही सहयोगी थे। द्वारकानाथ विभूषण ने सोम प्रकाश शुरू किया था, उससे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जुड़ना, और मिराकुल अखबार, अनस भोगदार, ये दो अखबार भी आप जानिए। मिराकुल अखबार लिखा गया आपका, छापा गया 1822 के अंदर, और यह है 1851 डलहौजी के टाइम पे दादा भाई नौरोजी ने रथ भोगदार मैगजीन पत्र समाचार पत्र छापा। अब आपको इसी विकास के क्रम में आपको याद होना चाहिए, प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ का काल रहा 1835-36, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंध में ढिलाई दी थी, और प्रेस पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो व्यक्ति है आपका वेलेजरी। आपको ध्यान होना चाहिए कि सोम प्रकाश अखबार ही मूल रूप से रडार पे था, प्रेस वर्नाकुलर एक्ट का, अर्लिंगटन का प्रेस वर्नाकुलर एक्ट आया कब था, तो 1878 में आया था। आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, एक मैगजीन है आपका आनंद बाजार पत्रिका, और एक मैगजीन है अमृत बाजार पत्रिका। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमृत बाजार पत्रिका जो मैगजीन है, अमृत बाजार पत्रिका, इसी का एक कंसर्न है आनंद बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका, और एबीपी का फुल फॉर्म में ही है, कलकत्ता का चैनल है, एबीपी का फुल फॉर्म है आनंद बाजार पत्रिका, है ना। एक अच्छा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, पहले स्टार था इसमें शायद, पहले स्टार न्यूज था, अब स्टार न्यूज हो गया एबीपी। एबीपी का फुल फॉर्म है आनंद बाजार पत्रिका। ये आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ टीम है, उन्हीं का, एक्चुअली इसके जो ऑनर थे वही थे जो आनंद बाजार पत्रिका के उस समय संपादकों में से थे। तो बड़ा हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है इसका, ऐसी बात नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका से जुड़ाव कौन रखते हैं, शिशिर कुमार घोष। ये एबीपी में बड़ा स्टैंड जो है इन्हीं के परिवारों का है। तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादन आपका प्रेस वर्नाकुलर एक्ट से के बाद ना बदल गया था, पहले बंगाली में होता था, प्रेस वर्नाकुलर एक्ट के बाद किसमें होने लग गया, अंग्रेजी में। रातों रात अमृत बाजार पत्रिका ने अपना संपादन इंग्लिश में कर लिया था, क्योंकि वर्नाकुलर एक्ट के अंदर क्या था, बात यही था कि भाई किसी भी लोकल लैंग्वेज में अगर अखबार छापते हो उसका एक रूपांतरण इंग्लिश में करके और जमा कराना पड़ेगा इंग्लिश ऑफिस के अंदर। क्लियरली बात आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम क्या देखेंगे, तो यहाँ देखिए आपको बोला जा रहा है कि भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था वो आपका उद्धत मानदंड, और जो कलकत्ता से होता था, यही आपको बोला था, इंपॉर्टेंट बात है। उद्धत मानदंड जो था अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला कलकत्ता से, ये सॉरी हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। वो पहला, इससे पहले किससे हो रहा था, इससे पहले जो था वो हो रहा था आपका किसमें, इंग्लिश और बंगाली। हिंदी में प्रकाशित होने वाला कलकत्ता से पहला समाचार पत्र कौन था, उद्धत मानदंड, याद रख लेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आपका 1880 में इंडियन मिरर, इंडियन मिरर से कौन जुड़े हुए हैं, केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर कौन जुड़ा हुआ है इंडियन मिरर से, केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन है ना, इन्हीं के बीच में बाद में संघर्ष होगा, और क्या ब्रह्म समाज का बिलगाव होता है। तो केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर दोनों इंडियन मिरर से संबंधित है, और इंडियन मिरर अखबार आप कहां से छपता था, तो कलकत्ता से। प्रेस पर सेंसरशिप सबसे पहले किसने लगाया, वेलेजरी ने लगाया। प्रेस वर्नाकुलर एक्ट को गैगिंग एक्ट भी बोला जाता था। गैगिंग एक्ट के तहत कई उस समय प्रेस पे ताला कर दिया गया था, और लॉर्ड रिपन ने प्रेस पर लगा हुआ वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किया था। तो मोटा मोटी बातें आपको ध्यान हो गया, प्रेस संबंधी चर्चा हमने कर लिया। अब फिर से शिक्षा पे वापस आ रहे हैं। तो शिक्षा संबंधी चर्चा में हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले 1834 का मैकेले-मैनोट्स, 1813 में क्या बोला गया कि शिक्षा पर अंग्रेजी पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा प्रति वर्ष। यहाँ बोला गया मैकेले ने कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करिए, 400 फुट इस पे बोला गया यूनिवर्सिटी खोलिए और महिला शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, और शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया इसको। हंटर कमीशन में शिक्षा का जो माध्यम है वो मौलिक भाषा यानी कि प्राइमरी लेवल का जो लैंग्वेज है वो रखी। रेले कमीशन ये आपका है एक तरीके से विश्वविद्यालय आयोग बोला गया, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन 1904 में हुआ। सेंट्रल कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपका जुड़ाव रखता है,
और किससे जुड़ाव रखता है आपका, तो चैन कोड के समय से। अब बात आती है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है हरगोट कमीशन और फिर बाद में आता है वर्धा कमीशन। ये हरगोट समिति, हरगोट कमीशन, हरगोट आयोग, यानी हरगोट आयोग किससे जुड़ाव रखता है, शिक्षा। कब, तो अब देखेंगे शिक्षा। अब हरगोट बटलर कमेटी बाद में आएगा, एक इसके लिए आता है देशी रियासतों से संबंध स्थापित करने को लेकर के। हरगोट समिति 1929 प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था और एक बहुत महत्वपूर्ण जो गांधी जी ने जारी किया था शिक्षा को लेकर के 1937 का, वो था वर्धा, वर्धा से लेकर के, इसको वर्धा पेपर ही कहते हैं, कहा जाता है वर्धा योजना, पेपर या प्लान, वर्धा प्लान बोल दो, वर्धा योजना बोल दो। ये कहा था गांधी जी ने, क्या कहा था, शिक्षा का माध्यम स्वरोजगार बनाना है, शिक्षा का माध्यम नैतिक गुणों का विकास है, शिक्षा प्राइमरी स्तर पे जिस भाषा में बच्चा बोलता हो उसी भाषा में दिया जाना चाहिए। ये वर्धा कमीशन का रिकमेंडेशन था, जिसकी बहुत सारी बातों को आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इनेबल किया गया है। वर्धा कमीशन 1937, हरगोट आयोग शिक्षा से संबंधित 1929, हंटर कमीशन से लेकर के आपको सारा कॉन्सेप्ट एक बार के लिए क्लियर हुआ होगा। वापस जाकर के हम आयोगों का एक लिस्ट अब दोबारा से दूसरे सिरे से आपको पढ़ाना चाहें तो सबसे पहले हम लोगों ने डलहौजी के समय का एक आयोग देखा शिक्षा से जुड़ा हुआ। अगर बात करें तो क्या था आपका गुड डिस्पैच और एक इनाम कमीशन। उसके बाद हमने देखा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के बाद देखोगे आप एक नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए एक आयोग आया था। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए, यानी भारत के प्रतिनिधित्व को बढ़ाओ। ध्यान देना, कब आया था, 1886। किसके समय में आया था, डफरिन। क्या नाम था, एनजी कैप कमीशन, एनजी कैप आयोग, यानी भारत का लोगों का सिविल सेवा के अंदर बहुत कम संख्या में उस समय उपस्थिति था। इंची भर में उपस्थिति नहीं था भारत के लोगों का, किसमें, सिविल सेवा में। तो कौन सा आयोग ने बताया, एनजी कैप आयोग। किसके समय का, डफरिन के टाइम का, कि भाई उस समय जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, कौन, 85 में, डफरिन। तो एनजी कैप कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, डफरिन से जुड़ा हुआ है। एनजी कैप कमीशन इज रिलेटेड विद डफरिन। खूब बढ़िया से इस बात को आपको दिमाग में तवज्जो देकर के याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार से कर्जन के समय का बहुत सारा आयोग हम देखेंगे। कर्जन के समय का आयोग, सबसे पहले सिंचाई आयोग, बनक्रीफ कमीशन। अब इसके बाद देखोगे विश्वविद्यालय आयोग, रेलवे कमीशन, एंड्रू ट्रेजर आयोग पुलिस के लिए, और उसके बाद भी ऑनवर्सन कमीशन रेलवे के लिए। और ऐसे बहुत सारे आयोग आपका रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अफीम को लेकर के, अफीम के भारत में भी प्रचार प्रसार बढ़ गया था। चाइना ने तो अफीम युद्ध जानबूझ के संचालित किया था, उसी अफीम के ढेर से कुछ अफीम भारत आ गया था। और अफीम युद्ध कब हुआ था, 19वीं सदी के अंत में। 1893 में लैंसडाउन के टाइम में सबसे बड़ा समस्या था भारत में नशा, और अफीम आयोग बनाया इसलिए गया था अफीम के प्रसार को भारत में रोकने के लिए। तो किसके समय हुआ था ऐसा, लैंसडाउन। लैंसडाउन के टाइम में क्या क्या हुआ था, लैंसडाउन के टाइम में डोरंट आयोग बनाया गया था। लैंसडाउन के टाइम में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था। लैंसडाउन के टाइम में अफीम आयोग बनाया गया था। ये लैंसडाउन के टाइम पे हर्षल समिति गया था, हर्षल कमीशन का काम क्या था, तो ये टकसाल संबंधी सुझाव, यानी रुपया का पैसा, सिक्का ढालने वाला मैकेनिज्म को लेकर के। तो याद रखिएगा, एक एक करके आप डेवलप करिए तो ज्यादा अच्छा है। आपने सबसे पहले पढ़ा इनाम कमीशन, फिर डलहौजी का पढ़ा आपने, चार्ल्स ऑफ गुड डिस्पैच, फिर आपने देखा एक आपका दुर्भिक्ष आयोग, जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता है। आप देखिए हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के बाद आपने देखा एनजी कैप कमीशन और अफीम आयोग, दोनों पढ़ना है। हर्षल कमीशन बाद में, एनजी आपका यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको ध्यान भी रहेगा। यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली बात है, एनजी कैप कमीशन डफरिन के टाइम में है। डफरिन के टाइम पे आपका देखेंगे। और क्या हुआ, ये एक सेकंड काम बात कर रहे हैं अभी,
1886। ये एचिसन कमीशन करना होगा इसको, एची के बाद में आएगा बोलते हुए नाम एचिसन कमीशन। एचिसन कमीशन, ये कौन थे एचिसन? इन्होंने एक फैसला ये लिया था कि एचिसन कमीशन। बाद में देखोगे आपका जिसका चर्चा अभी हम गलती से कर गए थे, है ना, उस कमीशन के अंदर अलग चीज होता है। उसमें क्या होता है, जिस समय शिक्षा संबंधी सुधार, वो शिक्षा वाला साथ साथ चल रहा था, उसमें निकल के आ गया। एक आपका क्या हुआ था, एची कैप कमीशन जो है, ये है आपका लगभग किस समय का, 1922-23 के समय का। हाँ, ये रीडिंग के टाइम पे है, ये 1923 में रीडिंग के टाइम पे है। ये शिक्षा संबंधी सुधार था, माफी चाहूंगा, करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका एचिसन कमीशन किसके लिए था? ये एचिसन कमीशन आयोग, ये किसके लिए है? एचिसन कमीशन है आपका डफरिन के टाइम में बढ़ाने के लिए नागरिक सेवा में। और अभी जो मैं शिक्षा संबंधी चर्चा कर रहा था, इसलिए बात यहाँ पे निकल के आ गई थी, यहाँ एची कैप कमीशन आना चाहिए था। एची कैप कमीशन क्या था? ये शिक्षा के लिए 1923 में आया था। किसके टाइम में? रीडिंग, पढ़ने वाला व्यक्ति रीडिंग के टाइम में एची कैप कमीशन। और छटनी आयोग था, यानी शिक्षा में ऐसे लोग जो शिक्षा संबंधी कार्यों में लगे हैं उनको हटाना था, छटनी करना था। यानी इंची से नाप करके छाटते हैं ना, पुलिस में जाते हो तो भर्ती होने के लिए, तो 1 इंच कम हो छटनी हो जाता है। एची कैप कमीशन यहाँ शुरू होता था। कई बार मिलता जुलता नाम और बोलना कुछ, दिमाग में कुछ और चढ़ जाता है। आगे देखिएगा, एची कैप कमीशन हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ हमने क्या देखा? इनाम कमीशन, भूमि विवेचना संबंधी, चार्ल्स अबोट डिस्पैच 1854 समझा। उसके बाद हमने देखा क्या आपका, इधर से मिला के पढ़े तो हंटर कमीशन। उसके बाद हमने क्या देखा? हाँ, एचिसन कमीशन। इसी के टाइम पे 1883 और 93 का घटना है। किसके समय का आ जाएंगे? 1893 का घटना अगर हम बोलेंगे तो अफीम आयोग, दोनों अफीम आयोग और हर्षल समिति। एक इसका है लैंसडाउन, याद कर लीजिएगा। फिर आपका कर्जन के समय के आयोग हमने देख ही लिया। अब आ जाएंगे निकल के, अब यहां से निकल के आएंगे तो आपको क्या आ जाएगा? बात ये कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंग्लिस्टन कमीशन एक और आता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। आप इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सैडलर कमीशन है, आप देख ही लिए हो। उसके बाद एची कैप कमीशन है, आपको बता दिया। तो सैडलर कमीशन कब आया? 1917। किसके टाइम पे आया सैडलर कमीशन? चैम्सफोर्ड के टाइम पे। एची कैप कमीशन किसके टाइम पे आया? ये आया रीडिंग के टाइम पे। और रीडिंग के टाइम पे ही ली आयोग आया था। और ली आयोग के ही अनुशंसा पर यूपीएससी का एग्जाम इलाहाबाद में लेना शुरू किया गया था। भारत में यूपीएससी का एग्जाम सबसे पहले कहां शुरू हुआ था ना? इलाहाबाद के अंदर। किसके रिकमेंडेशन पे? ली आयोग। और कौन था उस समय? रीडिंग। रीडिंग पढ़ने लिखने से यूपीएससी आपको याद रहेगा। और ली आयोग मतलब परीक्षा ली। यूपीएससी की परीक्षा किससे लिया गया? ली आयोग के रिकमेंडेशन पर। हालांकि यूपीएससी नहीं कहते थे उसमें, इंडियन सिविल सर्विसेज था। और इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम सबसे पहले कहां होना शुरू हुआ? इलाहाबाद 1922 में। और तब से आपका किसके रिकमेंडेशन पे? ली आयोग के रिकमेंडेशन पे। और कौन था उस समय वायसराय? तो रीडिंग। यहां तक हम गाड़ी पहुंचा दिए हैं। अब देखिएगा फिर से, आप अगर शुरू से फिर से एक बार रिकॉल करें तो आपको याद हो जाता है। कॉलम याद करने का तरीका यही है। सबसे पहले हमने क्या देखा? इनाम कमीशन। इनाम कमीशन के बाद हमने क्या देखा? डलहौजी के समय का वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच के समय हमने फिर क्या देखा? आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के बाद एचिसन कमीशन नागरिक सेवा के लिए। और उसके बाद क्या देखा? तो हमने देखा एचिसन कमीशन किसके टाइम का था? अगर आपसे पूछो तो डफरिन के टाइम का था। और इसके बाद में आपका अफीम आयोग और हर्षल समिति। किसका? लैंसडाउन। लैंसडाउन का मतलब अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाना। द्वितीय कारखाना अधिनियम, अफीम आयोग और हर्षल समिति के लिए आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे आप सीधा सिंचाई आयोग, मनरेगा कमीशन, रेलवे आयोग, रॉबर्टसन कमीशन, रेले आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन, फ्रेजर आयोग, पुलिस कमीशन। ये सारा किसके टाइम का है? कर्जन के टाइम पे है।
फिर हम लोगों ने इंग्लिस्टन कमीशन का नाम लिया था सिर्फ कि भाई ये भी आपको भारतीयों का संख्या बढ़ाने के लिए था, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि माइकल सेडलर का अध्यक्षता में सेडलर आयोग बना था, कलकत्ता विश्वविद्यालय का, कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़ाव रखने वाला। इतने लोगों को यहाँ तक याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आइए एनजी कैप कमीशन, रीडिंग के टाइम में आया था, ये शिक्षा संबंधी आयोग था अर्थतज्ञ करने के लिए। इसके बाद देखिए एक और कमीशन है एनजी कैप के बाद आपको आएगा ली आयोग, ली आयोग के बाद आएगा आपका बटलर कमीशन। पहले ही आपको बता दिया था, एक है हरकोर्ट कमीशन और एक है आपका बटलर कमीशन। हरकोर्ट कमीशन किससे जुड़ाव रखता है? शिक्षा से। और बटलर कमीशन किससे जुड़ाव रखता है? देशी राज्यों का भारत में विलय से। हरकोर्ट कमीशन किससे? शिक्षा से। और बटलर कमीशन देशी राज्यों का भारत में विलय। याद रखा जाना चाहिए 1927 में गठित बटलर समिति का के आधार पर ही बाद में उसी से उद्भूत आपका राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन शुरू होता है, एकीकरण के दौर का जो दौर शुरू होता है। हालांकि उसके बाद और देखें 1927 में और कमीशन बना था, उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन, जिसे व्हाइटमैन कमीशन बोला गया। और साइमन कमीशन को भारत आते आते 28 हो जाता है। और साइमन कमीशन बना ही क्यों था? 1919 के भारत शासन अधिनियम पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और उसके है ना कॉन्फर्मेटरी स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए कि कहां तक वैलिड है। आगे बढ़ जाए, इसके बाद आपको याद करना चाहिए जो महत्वपूर्ण है वहीं पे सिर्फ लेलिथगो कमीशन याद करिए। लेलिथगो कमीशन किससे है? देखो लेलिथगो ने चुनाव करवाया है, लेलिथगो बाद में आएगा। लेलिथगो आयोग कब बना था? 1928 में। तो देखिएगा 27-28 के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको फिर से बता दूं। देखिएगा एनजी कैप कमीशन ये अलग से कर देता हूं 1900। इसके बाद साइमन, ये है 1927। इसके बाद आपका आएगा हरकोर्ट, ये है आपका 1927, ये 29। बटलर 1927, 1927-28। अब ये जो है एक ही बक्से के अंदर आप सब देखिए, एनजी कैप कमीशन, साइमन कमीशन, हरकोर्ट कमीशन और आपका यहां से बटलर कमीशन, ये सब एक ही साथ आपको याद करना है। इसके बाद आपका व्हिटले आयोग और इसके बाद आता है लेलिथगो आयोग। लेलिथगो ने क्या करवाया था? चुनाव। और चुनाव में आपका चुनाव से पहले आपको ध्यान रखना है कि लेलिथगो आयोग कृषि संबंधी समस्याओं के सुधार के लिए था। यहां लिख रहा हूं कृषि संबंधी समस्याओं के सुधार के लिए क्या था? लेलिथगो आयोग। लेलिथगो आयोग था कृषि संबंधी समस्या। लेलिथगो आयोग कब का है ये शुरू हो गया दौर अब आपका 1928 में। आपका एक आयोग और है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है व्हिटले कमीशन। ये बना था पहली बार कानपुर षड्यंत्र। कानपुर षड्यंत्र क्या था सर? तो कानपुर में, पूरब का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, बहुत सारा वहां पे सूती मिल था, बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलप्ड सिटी था। लेकिन कानपुर को मार्क्सवादी उस समय के जो थे उन्होंने अपने प्रयोगशाला के रूप में चुना। और मार्क्सवादी आंदोलन अपने चरम पे था, सड़कों के हालात में सुधार को लेकर के तरह तरह के मांग थे। तो आप ध्यान रखेंगे इसके लिए व्हिटले आयोग गठित किया गया था। क्या गठित किया गया था 1928 में? व्हिटले आयोग। किससे जुड़ाव रखता है ये? आपका कानपुर षड्यंत्र से जुड़ाव रखता है। उस समय दबाव था और व्हिटले कमीशन का गठन किया गया था। व्हिटले आयोग का गठन हुआ था किसके लिए? तो ये है कृषि के लिए, ये जुड़ाव कृषि और ये श्रमिकों के हालात के लिए। ये इसका जुड़ाव कृषि से है और इसका जुड़ाव किससे है? श्रमिकों के हालात। ये आप रहेगा मोटा मोटे तौर पे आपको, ये कृषि से संबंधित है और ये श्रमिकों से संबंधित है। तो आप यहां पहुंच ही चुके हैं। फिर आप देखेंगे यहां से शिक्षा से लेकर के ही आपका अगर देखा जाए तो हरकोर्ट कमीशन जिस प्रकार से शिक्षा से था, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है 1929 का। और 1937 का फिर बाद में आपका वर्धा कमीशन। वर्धा कमीशन, उसके बाद आपका ध्यान रखिएगा बेरोजगारी की समस्या के लिए वेलिंगटन ने तेज बहादुर शप्रू के अध्यक्षता में एक समिति बनाया था। शप्रू समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी से। बेरोजगारी में शप्रू, आपको बेरोजगारी
को लेकर के जो आयोग बना था वो कब बना था? तो ये आपका वेलिंगटन का टाइम है। आपको ध्यान ही रहेगा कब वेलिंगटन का टाइम आया था? 31 से 36 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय, यानी वेलिंगटन के समय का दो आयोग याद रखना है। एक तो आपका शत्रु समिति वेलिंगटन के टाइम पे, और आप ध्यान दीजिएगा इसी समय कि आपका जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया था? योजना वाले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं हम 1938 में लिलिथगो के समय में। क्रिप्स आयोग भारत कब आया था? लिलिथगो के समय में। कैबिनेट आयोग भारत कब आया था? तो ये आया था आपका 1946, और 1946 में कौन था? बेवर। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। और इसके बाद अगर आपको ध्यान दिलाया जाए कैबिनेट आयोग के बाद तो सर्जेंट कमीशन का संबंध भी किससे था? अंततः शिक्षा से। 1944 का पूछा जाता है सर्जेंट कमीशन किससे जुड़ा हुआ रखता है? शिक्षा। शिक्षा वाला को एक बार फिर से कंटिन्यू करा दो। 1813 1 लाख रुपया खर्च करना, 34 मैकेले नोट्स, 54 400 फुट डिस्पैच, 82 हंटर कमीशन, 1902 रैले कमीशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1904, सेंट्रल कमीशन 1917, एजी कैप कमीशन 1923, इसके बाद हरकोट कमीशन 1929, गांधी जी का वर्धा प्लान 1937 और सर्जेंट कमीशन 1944। इतना कम से कम आपको एक बार में याद हो जाना चाहिए। इसके बाद और चले तो देखें इनाम कमीशन 1952, उसके बाद आपका यहां से चले उस देखेंगे हंटर कमीशन 1882, उसके बाद देखें अफीम आयोग और हर्षल कमीशन। अफीम आयोग किसके लिए बना था? अफीम का सेवन रोकने के लिए, और हर्षल कमेटी था टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए। दोनों ही लॉकडाउन के टाइम में था। उसके बाद कर्जन से सीधे आगे निकलते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि यहाँ पे विश्वविद्यालय आयोग 1917 पे, एंटी कैप कमीशन रीडिंग के टाइम पे, ली कमीशन रीडिंग के टाइम पे बना, बटलर समिति और हरकोट समिति ये आपका 27 और 29। हरकोट शिक्षा और बटलर मतलब देशी राज्यों के विलय से संबंध में रखते हैं। और फिर लिलिथगो के समय में कौन सा? खेती। सर ये वाला हरकोट और ये वाला जो आपने लिखा है में सेम है क्या? कौन सा? सर एक तो यहाँ लिखा हुआ है सर हरकोट लिखा है सर आपने। हरकोट आयोग शिक्षा के लिए। हाँ सर वो वाला 1927 वाला हरकोट बटलर नहीं, हरकोट नहीं, बटलर समिति 27 में, हरकोट 1929 में ही। हाँ 1929। और आपका बटलर समिति है वो देशी राज्यों के विलय से संबंध रखता है। इसके बाद ही 1931 में जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन का नींव रखा जाता है, तो बाद में राजस्थान के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आपने एक बार लिस्टिंग पढ़ा आयोगों का। इसके बाद देखेंगे आप कि आयोग एवं समितियों का अगर आपको वापस लिस्टिंग पढ़ा बोलो तो आप बोलेंगे कि लगभग चीजें हमें सर याद है। शिक्षा से संबंधित हमने अलग कर दिया, और एनजी कैप, साइमन कमीशन, हरकोट कमीशन और बटलर कमीशन अलग कर दीजिए। एनजी कैप कमीशन शिक्षा से संबंधित आपका ना एक छटनी आयोग है बेसिकली, और आपका साइमन कमीशन क्या है? संवैधानिक आयोग है 1919 में रिकमेंडेशन देने के लिए। और बोर्ड आपका समिति जो है शिक्षा संबंधी है, ये वर्धा प्लान, सार्डिन प्लान शिक्षा संबंधी है। लिलिथगो आयोग किससे संबंधित है? कृषि। विटले आयोग किससे संबंधित है? श्रमिक। और आपका विटले आयोग के बाद एक और पढ़ाया था आपको, कौन सा? तो तेग बहादुर सप्रू की समिति, वो किससे है? बेरोजगारी के समस्या। सर 1935 का अधिनियम आया था, वो साइमन कमीशन का आधार है। 1935 का अधिनियम साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन ही था, उसी के आधार पर है। इसके बाद अब हम देखें हम लोगों ने इसमें से क्या क्या पार्ट कवर किया है। तो ये वाला पार्ट हमारा कवर हुआ है ब्रिटिश भारत में बनी आयोग एवं समितियां। साथ में हमने ये भी देखा प्रेस शिक्षा का, हालांकि समाज वाला पहले के वीडियो में देख चुके हैं तो जरूरत नहीं है इस पॉइंट को देखने का। तो बाकी सब हम फिर से लेते हैं। कौन सा? तो कांग्रेस एवं उनके महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस एवं उनके महत्वपूर्ण अधिवेशन में हमारा प्रयास होगा कि महत्वपूर्ण अधिवेशनों को कम से कम अच्छे तरीके से कवर करा दिया जाए, और बेसिकली जो बहुत सारे अन्य अधिवेशन है उसको छोड़ा भी जा सकता है। जैसे देखेंगे
तो कांग्रेस के अधिवेशनों में आपको सबसे पहले पहला अधिवेशन पता होना चाहिए। कांग्रेस का गठन करने वाले व्यक्ति कौन? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ सिविल। ए.ओ. ह्यूम सिविल सर्वेंट थे, नागरिक सेवक थे। उनके ही आपके आह्वान पे कांग्रेस का गठन किया जाता है। हालांकि कांग्रेस के गठन के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस है कि कांग्रेस से संबंधित सारे अधिवेशनों का जिक्र कर लें। तो पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बॉम्बे में। ध्यान दीजिएगा, पहला भारत के नक्शा से अगर समझे तो ये आपका पहला बॉम्बे और दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। पहला कोलकाता बंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। पहले की अध्यक्षता किसने की थी? रमेश चंद्र बनर्जी ने। तो आपका बॉम्बे में हुआ था अधिवेशन या पुणे में हुआ था? बॉम्बे में होना पुणे में था, परंतु पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण, प्लेग आपका एक बीमारी है, तो पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण ये अधिवेशन शिफ्ट कर दिया गया था। कहां? बॉम्बे में। तो बॉम्बे के गोलकदास संस्कृत महाविद्यालय के अंदर 72 लोगों की संस्था, इसमें 72 प्रतिनिधियों की आपका एक संगठन के रूप में खड़ा हुआ था कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरे अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता किसने की? दादाभाई नौरोजी ने। इसकी अध्यक्षता की दादाभाई नौरोजी ने। ये 1886। फिर 1887 वाले मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी। पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। और पहले क्रिश्चियन यानी कि पहले आपके जॉर्ज यूले, पहला अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। कौन सा? इलाहाबाद। बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। अब चारों इसमें संप्रदाय के लोग भी आ गए। पहला बदरुद्दीन तैयब जी, दादाभाई नौरोजी, इसके बाद आपके मुस्लिम पहला, फिर आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी आ गए। ध्यान रखेंगे। अब आपका पांचवा छठा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब सीधे आप आ जाइए कि दादाभाई नौरोजी ने कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, तो बात निकल के आएगी 3 बार। कौन कौन? 1886, 1893, 1893 और 1906। टिक कर लो। 1886, 1893 और 1906। तीनों का अपना खासियत है। 1893 में किया था, 1892 में वो चुनाव जीते थे। कहा? वहां पे हाउस ऑफ कॉमन का। उसके बाद 1893 में किया। 1885 में कांग्रेस बना, उसके अगले साल किया। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके अगले साल किया। तो बंगाल विभाजन वाले वर्ष 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किताब गांधी जी ने लिखा है। गोखले को अपना नैतिक गुरु गांधी जी मानते रहे। तो आप देखिए महत्वपूर्ण क्या है। पहला 4 आपको याद हो ही गया। 1885, 1886, 1887 और ये 1889। ये कौन सा है? 85, 86, 87 और 88। सॉरी, ये कौन है? यहाँ पे आपका संस्थापक अध्यक्ष कौन? रमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पे कौन? दादाभाई नौरोजी। यहाँ पे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे जॉर्ज यूले। 1886, इसके बाद 1893, इसके बाद 1906। 3 बारी आपका अध्यक्षता किया था। किसने किया था 3 बारी अध्यक्षता? दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता किया। उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ये निकल के आएगा। इसमें 2 बार कहां किया था? कलकत्ता में। 2 बार कलकत्ता नहीं किया था, 1886 और 96, और ये था लाहौर में। दादाभाई नौरोजी के विषय में हमने और भी कई कुछ आपको जानकारी पीछे के वीडियोस में भी बताया हुआ है। इसी में 1906 के अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में औपचारिक रूप से स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैसे स्वराज शब्द
का इस्तेमाल करने का श्रेय जाता है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। याद रखेंगे पखंड खंडनी पताका। और आपको यह भी याद रखना है कि सत्याग्रह प्रकाश पेड़ों की ओर लौटो, देव आपका दैविक एंग्लो विद्यालय जो है आपका डीएवी। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बीच आपको ध्यान रखना चाहिए 1896 का एक महत्वपूर्ण सेशन है कांग्रेस का। 1896 का महत्वपूर्ण सेशन किसके लिए है? तो पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया 1896 किसी सेशन में। वंदे मातरम गीत हमने ऑप्ट कहां से किया है? तो आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम-चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का चर्चा सर्वप्रथम हमें आनंद मठ में मिलता है। सन्यासी विद्रोह का जो बेसिक थीम है आपका, वो सबसे पहला विद्रोह था। जब मैं रिवॉल्ट वाला ब्रिटिश भारत में किसान जनजातीय श्रमिक असंतोष एवं उनसे पत्ती आंदोलन को पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहला चर्चा हम सन्यासी विद्रोह से ही करेंगे, जो लगभग आपका बक्सर के युद्ध के बाद खाली हुए सैनिक जो थे और 1770 से लेके 19वीं सदी के प्रारंभ तक 1820 तक लगभग उस विद्रोह का सीरीज चलता रहा बंगाल के अंदर। वही था आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें बंकिम-चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक आनंद मठ में मिलता है। और उसी आनंद मठ में वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रीय आपका गीत के रूप में अपनाया हुआ है, वो कब अपनाया गया? ये भी आपका कौन सा अधिवेशन था? 1896 का। और किसका? तो रहीमतुल्लाह शानी। अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह शानी ने। याद रख लीजिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट अधिवेशन का ही चर्चा करूंगा, नॉन इंपॉर्टेंट वाले को ज्यादा चर्चा न करते, ज्यादा महत्व नहीं दूंगा। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 बार आपको शुरुआती दौर में ही कांग्रेस की अध्यक्षता की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आप जानते होंगे, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बहुत बहुमूल्य योगदान है कांग्रेस को शुरुआती दौर में सपोर्ट करने में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही है इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन के साथ मिलकर बनाए थे, बोस के साथ। ये भी आपके नौकरी छोड़ के आए सिविल सर्वेंट थे, काफी तेज लीडर थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन इन्होंने ही किया था। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 2 बार किया था, एक 1895 में, दूसरा 1902 में। 1895 में पुणे में, 1895 और 1902 दो अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ एशन बनर्जी। इनका संगठन कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन, जो ठीक कांग्रेस से पूर्ववर्ती संगठन थी, जिसका कांग्रेस के निर्माण के बाद 1986 में विलय कांग्रेस में करवा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और कोई रीजन नहीं है। 1905 आपको पहले बता ही दिया, महत्वपूर्ण है। बंग आंदोलन के बाद हुए कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, लेकिन इसी के ठीक बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन के चलाने के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस में एक स्प्लिट हो जाता है। 1907 में 1907 का सूरत विभाजन होता है और बाद में फिर आपका होगा मिलन 1916। सूरत विभाजन अधिवेशन में आपका विभाजन होता है और मिलन कब होता है आपका? 1916। ये लखनऊ अधिवेशन, और लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? ये है रास बिहारी घोष, यानी रास बिहारी घोष। और ये आपका अध्यक्ष थे, और यह है आपका मजबूदार। लखनऊ अधिवेशन में मिलन होता है, 2 तरीके का मिलन है। एक तो गरम दल का भी मिलन है, और कांग्रेस और लीग का भी मिलन होता है। याद रखिएगा। इन द मीनवाइल 2 इंपॉर्टेंट बात और है जो आपको याद रखना चाहिए। वो एक तो आपका ये है कि पंडित बिशनबारी दास 1911 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर नेशनल एंथम राष्ट्रगान आपका यानी जनगणमन आपका पहली बार गाया गया था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बिशनधर। और इसमें ध्यान रखिएगा 1912 के अंदर जब बाद में 1911 के आप में जब दिल्ली दरबार का घटनाक्रम होता है, तो उसी में आपका
जॉन पंचम का दरबार था और उनको इस गीत से नवाजा गया था। ये भारत भाग्य विधाता शीर्षक के अंदर इस गीत की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय जो कामर सुंदर बांग्ला गाया गया था उसे 1971 में आजाद देश बांग्लादेश के द्वारा अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो एकमात्र व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जो दोनों राष्ट्रगीत लिखने के लिए जाने जाते हैं, है ना। जिन्हें गीतांजलि के लिए आपको हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। किसके लिए? गीतांजलि लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। दाढ़ी वाले बाबा रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेने के साथ ही 1911 आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फिर से इंपॉर्टेंट अधिवेशन पर चर्चा करा दो। 85, 86, 87, 85, 86, 87, 88 आपको इतना तो याद हो ही गया। फिर 93, 95, 902, 95, 902 संविधान परिषद से जुड़ा हुआ है। 1906 दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ है। 1907 सूरत स्प्लिट जुड़ा हुआ है आपका। 96 का रहमतुल्लाह शाही वाला बात। 1905 का गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले। और 1907 का सूरत विभाजन और 1916 का लखनऊ मिलन। बीच में घटना बहुत महत्वपूर्ण है। 1915 का एकमात्र अधिवेशन जिसमें कांग्रेस में के शामिल हुए थे वेलिंगटन बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन इस अधिवेशन में भाग लिया था 1915। उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यानी 1915। ध्यान रखिएगा 1915 में वेलिंगटन ने पार्टिसिपेट किया था। और वेलिंगटन का काल कब से कब का है? 31 से 36, 36 से 41, 36 से 42, 41, 31 से 36 तो उसका इरविन आया, 31 से 36 31 से ध्यान रखने का तरीका बता दो। चुनाव निम्नलिखितों के टाइम पे हुआ। चुनाव कब हुआ है? 1935 के बाद 37 वाला चुनाव किसके टाइम पे हुआ है? निम्नलिखितों के टाइम पे। अब उसके अंदर किसको सेट करना है? निम्नलिखितों। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा रटा हुआ होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद अब देखेंगे अब प्रथम महिला अध्यक्ष 1917, फिर दूसरे महिला अध्यक्ष 1924 या 25, और फिर तीसरे महिला अध्यक्ष। महिला 8 साल पर कांग्रेस में अध्यक्ष बन गई। प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन। ये कहा हुआ अधिवेशन? कलकत्ता। दूसरा महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू कानपुर। और आपका ये एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, वो भारतीय नहीं थी तो परीक्षा में पूछा गया प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, उत्तर करेंगे सरोजनी नायडू। किस अधिवेशन में? तो कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कानपुर। और दूसरे महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता। और वो किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान ये रख लेना है 3 महिला अध्यक्ष बनी, ये ऑर्डर है। और आपका NS गुप्ता। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, यहां तक हम याद कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए, पूछा जाएगा आपसे कि रॉलेट एक्ट के बाद हुए रॉलेट एक्ट के बाद हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आप बोलेंगे ML नेहरू। और कहा हुआ था? अमृतसर में ही, जहां जलियांवाला बाग है वहीं रखा गया था मीटिंग। और अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पास हुआ था? आपका कलकत्ता अधिवेशन में। परंतु इससे सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहमत नहीं थे। बाद में नागपुर अधिवेशन में वो प्रस्ताव पारित करवाते हैं। अब फिर आपका पूर्णतः असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। तो सवाल पूछे कि असहयोग आंदोलन तो किस अधिवेशन के बाद प्रारंभ हुआ? नागपुर अधिवेशन के बाद। परंतु प्रस्ताव का पास करवा लिया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ये 2 अधिवेशन आप इससे जुड़ा हुआ देखेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि 1921 के अधिवेशन का अध्यक्षता किसको करना था?
1921 के अधिवेशन का अध्यक्षता अहमदाबाद में करना था चितरंजन दास को, लेकिन वो जेल में थे तो कौन करते हैं, हकीम अफजल खान। और बाद में 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। बिहार में हुए आपके अधिवेशन 1912 और 1922। 1912 अधिवेशन में टिक कर लेना, बाकी पूरे अधिवेशन माधोलकर साहब जिसमें नेहरू जी पहली बार पार्टिसिपेट किए थे, जवाहरलाल नेहरू पहली बार किसमें पार्टिसिपेट किए थे, बाकी पूरे अधिवेशन में। और बाकी पूरे अधिवेशन 1912 और गया अधिवेशन 1922, ये दो अधिवेशन शुरुआती दौर में बिहार में हुए थे, दोनों जगह बिहार में है। एक आर्य माधोलकर और एक आपका सियाब दास को 1921 में ही करना था अध्यक्षता, लेकिन बाद में हकीम अफजल खान ने किया था। और 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, सियाब दास, देश बंधु चितरंजन दास। दीन बंधु किसे कहते हैं, सीएफ एंड्रूज को, दीन बंधु पत्रकार सीएफ एंड्रूज को कहते हैं, देश बंधु चितरंजन दास को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि फिर सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के वो किस अधिवेशन में बने थे, तो ये बने थे आपका विशेष अधिवेशन 1923, स्पेशल सेशन था। और दिल्ली में सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना आजाद। और गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता किस अधिवेशन का किया था, बेलगाम अधिवेशन। और कौन सा नंबर का अधिवेशन था, ये भी पूछा जाता है, 40वां आपका भी नहीं, 40वां अधिवेशन 1924, 40वां अधिवेशन 1920 में सर 2 हुए थे सर। हाँ बिल्कुल, तो सर ये 39 नहीं हुआ, पेपर में 39 आया था सर। नहीं गिन लो ना, तो हर साल का है। तो सर जो दिल्ली वाला अधिवेशन हुआ था 1923 में सर, वो तो क्या वो काम गिना ही नहीं नहीं जाएगा। हाँ वो एक वो नहीं गिना जाएगा, और जैसे 1920 में सर नहीं 40वां अधिवेशन है, विशेष लिखा होता है, विशेष अधिनियम। विशेष अधिनियम है। अधिवेशन पड़ा है उसमें, फिर वो वाला नहीं रखा होगा ना, एक मतलब कोई सा छोड़ रखा होगा, होता नहीं मुझे लगता है। अगर ऐसे करके हम देखें आपका अब 1885 से लेकर के 1924 तक ये कितने टर्म्स होंगे, नहीं सर सही है, सही हो गया। 23 में 2 बार लिखा है इसमें। अब यहाँ से देखो ना, ये कितने हुए, 39 प्लस 1, कौन सा अधिवेशन हुआ, मैथ पढ़ते हैं ना हम लोग, 40 का, ठीक है, 40 ही आता है, 40 ही पढ़ते रहे हैं, तभी तो 40वां अधिवेशन पेपर में पूछा जाता है। 40वां अधिवेशन गांधी जी एकमात्र अधिवेशन जिसके अंदर अध्यक्षता किया, बेलगाम कहाँ है, तो कर्नाटका में, बेलगाम कहाँ है, तो कर्नाटका में। 40वां अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता, और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया, ये 1922 में 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस के अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाते थे। इसमें गया अधिवेशन जो हुआ था, देश बंधु चितरंजन दास ने पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस में एक और स्प्लिट होते होते बचा था। और उसके बाद क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन होना, और उसके बाद क्या होना, तो एक बार चुनाव में जाना, 1922 के चुनाव के बाद, 1919 के 5 शासन अधिनियम के बाद राज्यों में हुए चुनाव के बाद जाना, ये उस दौर का था। थोड़ा घटनाक्रम पे ध्यान रखा जाए। सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनते हैं, मौलाना आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना आजाद, दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले स्वाधीनता की मांग जो हुआ था 27 में हुआ था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है, स्वाधीनता की मांग किया था M.A. अंसारी, लेकिन पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया था, 1929। पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए आपका लाहौर के रावी नदी के तट पर 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को बाद में झंडा फहराया गया। इसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी जस्ट फॉरकमिंग जो आने वाला है, उसी टाइप का 26 जनवरी है ना, कौन सा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे। अभी तो स्वतंत्रता ही हो गया था वो, उसके बाद में 3 साल, अरे 50 से गिनो, 50 और अभी कौन सा है 72 या 73, 23, 73, यानी आपका
क्या आ जाएगा? 50 उधर 50 इधर 73 73वां बनाएंगे या 74वां बनाएंगे? 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र मनाए थे, तो 26 जनवरी 1973 को कौन सा गणतंत्र होगा? 74वां होगा ना, एक जोड़ते हैं गणित भूल 74वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो 74वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। हम क्यों 26 जनवरी का दिन चुने थे? तो 26 जनवरी को ही रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता का मान करते हुए तिरंगा झंडा फहराया था। तो किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का मान उसी अधिवेशन में किया गया था और उसी को मेमोरेबल बनाने के लिए बाद में तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 को ही हम विधिवत संविधान लागू करके गणतंत्र दिवस बनाएंगे। याद रखेंगे। 27वें एमए अंसारी द्वारा दीवान और 1929 में क्या था आपका? 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति थी वो आपका तय हुआ था कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के लिए समिति बनी थी। इसके अध्यक्षता किसने किया था? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस समय आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। गांधी जी समझौता हुआ था, फांसी हुई थी किसकी? राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की। 1931 में अधिवेशन हुआ था कराची में। बहुत प्रोटेस्ट झेलना पड़ा था कांग्रेस के नेताओं को और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का मांग किया गया था 1931। याद रहेगा। कराची जा रहे थे तो पंजाब से ब्रिटिश में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ेंगे। पहला अधिवेशन जो आपका गांव में आयोजित हुआ था वो कौन सा था? 36 का लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने तय किया था कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद होगा। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद होगा और किसान आंदोलनों को कांग्रेस के अंदर समाने का प्रयास किया गया था। 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ था। एमजी रंगा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और एक अपने स्वामी शाहजादा सरस्वती लीडर हुआ करते हैं, वो उन्होंने क्या पद पाया था? तो महासचिव। हालांकि उनके ही उसके क्या कहते हैं प्रयासों के तहत यह काम हुआ था। बिहार में बिहार किसान सभा वो चलाते थे और एमजी रंगा साहब उस समय आंध्र प्रदेश में चला रहे थे और कांग्रेस का जो दौर किसान आंदोलन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था वो दौर था जब कांग्रेस ने अपना लक्ष्य 1937 में क्या बनाया था? समाजवादी लक्ष्य। और पहला ग्रामीण अधिवेशन फैजपुर में। फैजपुर भी इलाहाबाद के पास ही है। बाद में फूलपुर से चुनाव लड़ते थे। जवाहरलाल नेहरू का कंस्टिट्यूएंसी क्या होता था? फूलपुर, इलाहाबाद के पास। पढ़ लिए दो बातें। 1936 में समाजवाद को लक्ष्य घोषित किया कांग्रेस ने। 37 में पहला ग्रामीण अधिवेशन। और 38-39 किसको नहीं पता है? 38-39 सबको पता है। यहाँ पे आपका त्रिपुरी संकट और हरिपुरा अधिवेशन। त्रिपुरी संकट और हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा अधिवेशन त्रिपुरी संकट से जुड़ाव रखने वाले नेता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता और 39 के अंदर पट्टाभी सीतारमैया जो महात्मा गांधी समर्थित प्रत्याशी थे उनको हराया। कारखानी के गठन के प्रश्न पर महात्मा गांधी से मतभेद हो जाता है और फिर वो पद छोड़ देते हैं और 1940 के अंदर फिर क्या गठित करते हैं? वो 1940 के अंदर माफी चाहूंगा क्या गठित करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन मई 1939 में करते हैं और आपका 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोनों ही अधिवेशन के विषय में। अब आपने देख लिया यहाँ पे हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। और त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। हरिपुरा गुजरात और त्रिपुरी मध्य प्रदेश। हरिपुरा है आपका गुजरात में और त्रिपुरी आपका है एमपी में। पूछा जा सकता है हरिपुरा गुजरात में है और त्रिपुरी आपका मध्य प्रदेश जबलपुर के पास है। मध्य प्रदेश एमपी के जबलपुर के पास है। तो कांग्रेस के आपके इतिहास के अंदर यह घटना भी बहुत महत्वपूर्ण था। सुभाष चंद्र बोस का पार्टी छोड़ देना। हालांकि सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के बड़े अच्छे दोस्त थे और दोनों ने मिलकर इंडियन लीग भी बनाया था और बाद में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने ही जवाहरलाल नेहरू को अपॉइंट किया था योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में
1938 में जो राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी उसके अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव करने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस ही थे। जवाहरलाल नेहरू से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बट गांधी जी से मतभेद था कारकर्नी के गठन को लेकर के। पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी समर्थित प्रत्याशी थे उनको हरा दिया था, इसको लेकर के आपका विवाद था। करेक्ट है यहां तक? अब देखिएगा 1940 से लेकर के और आपका सीधे अब 1946 तक कांग्रेस के कोई अध्यक्ष नहीं बनेंगे, एक ही अध्यक्ष रहेंगे और क्या रहेंगे? अबुल कलाम आजाद। तो आपसे पूछा जाए कि भाई क्रिप्स के साथ बात करने कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? अबुल कलाम आजाद। बैबल से डिस्कशन कौन करते थे? अबुल कलाम आजाद। जिस समय कैबिनेट मिशन आया उस समय अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। जिस समय वर्धा प्लान में घोषणा हुआ था क्या 1942 का असहयोग आंदोलन का, माफी चाहूंगा, उस समय करो या मरो आंदोलन का, डू और डाई आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का, उस समय कौन थे? अबुल कलाम आजाद। तो सारा नाम अपने को क्या बोलते रहना है? अबुल कलाम आजाद। बाद में 1946 में, 45 तक लिखो, 46 में, बाद में 1946 में कौन बनते हैं? जेबी कृपलानी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देश जिस समय आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये है जेबी कृपलानी। आचार्य जी बोलते थे गांधी जी इनको प्यार से, आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और आजादी के बाद हुए प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, आजादी के बाद हुए, उसमें अध्यक्ष कौन थे? जयपुर अधिवेशन पट्टाभी सीतारामैया और गणतंत्रता दिवस के समय पुरुषोत्तम दास टंडन। ये याद रखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इसमें आता है कि आजादी के ठीक बाद दिल्ली में जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? विशेष अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हालांकि तो बाद में राष्ट्रपति बन जाते, फिर पार्टी लाइन में तो रहते नहीं, इसलिए वो विशेष अधिवेशन था। इसमें उन्होंने बताया था कि हम कांग्रेस से हैं और हमें कांग्रेस के प्रति सहानुभूति के बाद अच्छी अच्छी बातें की थी, और उसके बाद वो कांग्रेस के रहे नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद अब किसी पार्टी के नहीं रह जाते, तो इसलिए उनको रखा गया था कि भैया आज से राजेंद्र प्रसाद तो देश के राष्ट्रपति बनेंगे, तो कांग्रेस का अपना एक फेयरवेल अधिवेशन था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो चलिए हम फिर से बैक पार्ट शुरू करते हैं। 1947 का विशेष अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 के देश आजादी के समय कौन से अध्यक्ष? जेबी कृपलानी आचार्य जी। 1946 में किसे बनाया गया? जेबी कृपलानी को। 46 से पीछे जब जाए 1940 तक कौन अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट व्यक्ति, उनको कहां अध्यक्ष बनाया गया? 1923 के दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया। याद रहेगा। गांव में पहला अधिवेशन फैजपुर 1937। कांग्रेस ने समाजवाद को लक्ष्य बनाया। 1936 का आपका कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। किसान आंदोलनों को अपने अंदर एडजस्ट करने का प्रयास किया गया। मौलिक अधिकार की मांग किया गया। 1931 अमृतसर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। याद रहेगा। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद आपको पीछे आगे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कानपुर में जब अध्यक्ष बनी भारतीय महिला तो कौन? सरोजिनी नायडू। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता दूसरी भारतीय महिला। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता दूसरी भारतीय महिला है। और एमए अंसारी ने क्या मांग किया था? स्वाधीनता का मांग किया था 1927 में। इससे पहले ध्यान रखिएगा नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था, और हालांकि उसी अधिवेशन में सीआर दास ने ही सीआर दास ने ही आपका सहयोग आंदोलन के दरमियान होने वाले संविधानेतर प्रयासों को भी, अब क्या परिवर्तन था? संविधान में बदलाव ये होगा कि कांग्रेस का संविधान में लिखा हुआ था कि गैर संवैधानिक तरीके का अख्तियार कांग्रेस अपने आंदोलनों में नहीं करेगी। रैली हड़ताल ये सब कांग्रेस के अधिवेशन का, कांग्रेस के आंदोलन का हिस्सा नहीं था। बट गांधी जी के आह्वान में इसमें बदलाव किया गया। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन पर सहमति तो कलकत्ता अधिवेशन में दे दिया, परंतु असली सहमति संविधान परिवर्तन के बाद 1920 के नागपुर अधिवेशन से मिलता है। ये गहराई है प्रश्न का। अगर इस लेवल पे प्रश्न पूछेगा तो ऐसे लिख के देगा आपको कि नागपुर अधिवेशन में संविधान में क्या परिवर्तन करना पड़ा था। तो आंदोलन के तौर तरीका कांग्रेस का तरीका नहीं था ये। तो गांधी जी ने बोला हड़ताल करूंगा, ये करूंगा, असहयोगी तरीका क्या था? गैर सरकारी स्तर का तरीका था। उसको कांग्रेस के संविधान में शामिल किया गया। इस तरीके से शांतिपूर्ण सही आंदोलन का प्रोसेस बदला जाएगा और गांधीवादी प्रोसेस से आंदोलन होगा। पहले से नहीं था। कंफर्म हो गया यहाँ तक।
अब आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ था? 1920। अब 1919 के रॉलेट एक्ट के बाद उपजय संतोष के बाद जब आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जलियांवाला बाग की हत्याकांड के बाद उपजय संतोष के बाद कब हुआ था? अमृतसर 1919। और उसके पहले हम जाएंगे देखेंगे आपका कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का 1916 में इनॉग्रेशन किया था। जिस समय आपको 1916 में इनॉग्रेशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का किया था दोस्त, उस समय 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? बिल्कुल एसी मजमूदार। यानी कि भाई लखनऊ में मिलन हो रहा है, दो लोग मिल रहे हैं तो क्या होगा, एसी में बैठ के मजमुआ लगा के आए थे, एसी मजमूदार। याद रहेगा कब का घटना है? 1916। और आपसे पूछा जाए 1917 में जिस समय महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट कांग्रेस अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए 1918 में हसन इमाम थे तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन फिर से हो गया था। बोले कौन सा विभाजन था? तो कांग्रेस में से जिन्ना, बेसेंट ये सब निकल गए थे गांधी जी के कुछ नीतियों की वजह से। अब देखिएगा अब आएगा लॉर्ड डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। अब कौन से में? 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1960 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष पहली बार जर्मन गाया गया विशनधर की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन 1911 लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस शीर्षक के था? भारत भाग में जाता है। किसके लिए लिखा गया था? जॉन पंचन चेलेसिंग गीत था जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत बना। हमने इसमें आगे देखेंगे 1908 में जब खुदीराम बोस पे बम फेंका गया था, उस समय खुदीराम बोस ने बम फेंका था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ध्यान दीजिएगा। अगला कांग्रेस का संस्थापक जो अध्यक्ष कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का स्थापना के समय डफरिन 1885। दूसरा अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष कौन? 1886 में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता वाले 3 का 86, 93 और 1906। 86 कांग्रेस के मतलब गठन के 1 साल बाद, 93 उनके चुनाव जीतने के 1 साल बाद और 1906 बंगाल विभाजन के 1 साल बाद। 1906 में स्वराज शब्द का बराबर इस्तेमाल किया था औपचारिक तौर पे। 1895 1902 ये दो एक महत्वपूर्ण नेता के नाम रहा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बेताज बादशाह कहते थे। आगे देखिए बोला जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 1915 में ऐसा क्या हुआ था? 1915 आपका महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है 1915? गांधी जी उसी साल भारत आए थे। गांधी जी जब भारत आए थे तो उस समय अध्यक्ष कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उस समय कांग्रेस के मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कौन किया था? वेलिंगटन, जो बाद में 31 से 36 के दरमियान भारत के वायसराय बनकर के आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखेंगे 1896 में कौन? तो रहीमतुल्लाह शाही कलकत्ता के अधिवेशन आपका क्या? वंदे मातरम। और वंदे मातरम का ओरिजिन आपको समझा दिया गया है वीडियो में पीछे। और फिर देखेंगे इसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए कि 1905 के अध्यक्षता किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। और कलकत्ता में अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। और स्वराज का डिमांड रखा था, स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था, डिमांड नहीं रखा था। ये मोटा मोटी तौर पे आपका कांग्रेस के अधिवेशनों का एक ग्लॉसरी आपके सामने दिया है। लगातार सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? लगातार सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आजाद 40 से लेकर 46 तक। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने 1923 में? 1923 में अबुल कलाम आजाद दिल्ली अधिवेशन में। गांधी जी ने मात्र अध्यक्षता किसमें किया? 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ है? अमृतसर में। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू, जो कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनती है। सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनती है, अन्य बनती है कौन? गवर्नर बनती है सरोजिनी नायडू। याद रख पाएंगे इतना बात, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपका एक सेशन ये क्लियर करता है इसी टाइप का क्या? तो महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लिया, पत्र पत्रिकाएं और जनजातीय आंदोलन, है ना?